नमस्कार। आज मैं ये YouTube पर जो वीडियो आपके समक्ष ला रहा हूँ, ये मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में अप्रूव्ड सर्वेयर के द्वारा जो सर्वे कार्य किया जाता है उसके विषय में है। और मैं स्वयं एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। मुझको 20 साल का अनुभव है एक मोटर ओडी इंश्योरेंस सर्वेयर के रूप में। मतलब मोटर बीमा ब्रांच मेरे पास है। मेरे पास मोटर, मिसलेनियस और इंजीनियरिंग ब्रांच है जो मेरा सर्वेयर लाइसेंस है। तो ये वीडियो मैंने काम भी मुख्यतः मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के उस संदर्भ मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित ही मैंने सर्वे कार्य ज़्यादा किया है, तो उसी विषय पे ये वीडियो है। और मैंने अनुभव किया है कि अप्रूव्ड सर्वेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इंश्योरेंस क्लेम्स में, जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स में। और अगर ये भूमिका सही ना हो तो क्लेम में इंश्योर्ड को दिक्कतें आती हैं। तो सही भूमिका क्या होनी चाहिए, तो मैं उस विषय में ये वीडियो है। और ख़ास तौर से जो टोटल लॉस क्लेम होते हैं, टोटल लॉस मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स जो हैं, उनके विषय में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सर्वेयर की भूमिका। वैसे तो सभी में होती है, लेकिन वहाँ पर और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसी विषय में ये वीडियो है। तो मैं बताता हूँ, पहले तो मोटर ओडी जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया हुआ है, वो 2 टाइप्स के क्लेम दिए हुए हैं। एक होता है पार्शियल लॉस बेसिस, जिसे रिपेयर बेसिस भी कहते हैं, यानी जिसमें गाड़ी रिपेयर कराई जाती है। यदि 75% ऑफ IDV तक रिपेयर खर्च है तो वो पार्शियल लॉस क्लेम होता है, जिसे पार्शियल लॉस बेसिस पर सेटल किया जाता है, यानी जिसे रिपेयर बेसिस पर सेटल किया जाता है। दूसरा, अगर 75% ऑफ IDV से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होता है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस होता है, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल किया जाता है। तो ये 2 तरीके के क्लेम हैं। इसके अलावा कोई और तरीका बीमा पॉलिसी में नहीं दिया गया है। अगर अक्सर कैश लॉस या इस तरीके की टर्म आती हैं, ये कोई बीमा पॉलिसी में दी हुई नहीं टर्म है। ये एक तरीके की आपसी समझौते वाली टर्म है। ये इंश्योर्ड और अगर बीमा कंपनी किसी और इन जो 2 ऑप्शन है उनसे अलग ऑप्शन पे जाती है तो वो आपसी एक समझौता है, कंप्रोमाइज़ है, तो उस तरीके का विकल्प हो सकता है। तो ये है। दूसरा ये है कि जो अप्रूव्ड सर्वेयर की आवश्यकता कब होती है, इसके लिए बीमा कानून में 82 क्लॉज 64 UM में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि रेगुलेटर ने जो भी लिमिट तय की हुई है मोटर, जो भी जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए, मोटर ही नहीं नॉन मोटर के लिए भी जो जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर के लिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने जो भी लिमिट तय की हुई है उससे ऊपर के हर क्लेम के सेटल करने के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की मैंडेटरी रूप से आवश्यकता होगी। तो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में वो लिमिट 50,000 से ऊपर के क्लेम के लिए है। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्लेम्स हैं जिनमें छूट है। जैसे कि गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी चोरी हो जाती है और जिसकी IDV 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितनी भी हो, तो उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की मैंडेटरी आवश्यकता नहीं है। ये बीमा कंपनी की मर्जी है वो उसे किस तरीके से सेटल करे। और जो 50,000 से नीचे के लॉस हैं मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम, उनमें अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की मैंडेटरी रूप से आवश्यकता नहीं है। वो बीमा कंपनी की इच्छा है कि वो उसके लिए अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करती है या नहीं करती। अप्रूव्ड सर्वेयर को इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योर्ड दोनों को अपॉइंट करने का अधिकार है, और इंश्योर्ड भी अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कर सकता है। तो ये सर्वे रेगुलेशन 2015-2020 में दिया हुआ है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो
ये चीज़ है। तो अगर अब मैं जो मुख्य मुद्दा है उस पे आता हूँ कि एक गाड़ी के लिए मान लीजिए मैं खुद अशोक कुमार सिंह जो ग्रेटर नोएडा में निवास करता हूँ, मुझे किसी क्लेम के लिए बीमा कंपनी ऑब्लिक इंश्योर्ड किसी ने भी मुझे एक सर्वे के लिए अपॉइंट किया है और मैं ये एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट या सॉरी सीटीएल क्लेम के लिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मुझे बीमा कंपनी अपॉइंट करेगी तो उसके पेपर्स मुझको मिलेंगे और इंश्योर्ड की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी, मुझको क्लेम अमाउंट की भी जानकारी मिलेगी। क्लेम अमाउंट मीन्स जो इंश्योर्ड ने एस्टिमेट दिया है तो शुरू में वही क्लेम अमाउंट है। तो उस अमाउंट को देखते हुए अगर वो मेजर लॉस है और आईडीवी के आसपास है या 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा आभास होगा कि इंश्योर्ड ने ये क्लेम सीटीएल क्लेम के लिए आवेदन किया है। तो मैं इंश्योर्ड से कांटेक्ट करूँगा और अगर इंश्योर्ड सर्वे के टाइम जहाँ भी उनकी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी खड़ी है वर्कशॉप पर या कहीं भी, तो अगर वो स्वयं आना चाहें तो और बेहतर होगा, उनके सामने सर्वे करूँगा तो ये कम्युनिकेशन करूँगा। फिर मैं जहाँ भी गाड़ी खड़ी है मोस्टली वर्कशॉप पे ही खड़ी होती है तो वर्कशॉप पे विज़िट करूँगा और गाड़ी का इंस्पेक्शन करूँगा। जो भी वर्कशॉप एडवाइज़र या मैनेजर जो भी होगा उनके साथ उस एस्टिमेट को लेके गाड़ी को देख के, चूँकि इतनी विशेषज्ञता एक अप्रूव्ड सर्वेयर में होती है कि वो लॉस को जज कर लेगा कि ये आईडीवी के सापेक्ष 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है या कम है। उसके लिए एस्टिमेट को लेकर उसमें जो जो नज़र आ रहे हैं उन पार्ट को टिक कर लिया जाएगा। कुछ पार्ट बिल्कुल विजिबल होंगे जो डैमेज नज़र आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सस्पेक्टिव होंगे जिनकी उम्मीद होगी कि ये डैमेज हो सकते हैं, तो उनको भी कंसीडर करके एक आइडिया लगेगा कि ये 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है या कम है। तो फिर इंश्योर्ड अगर अवेलेबल है सामने तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो उससे फ़ोन पर बात की जाएगी। फिर उनको थोड़ा आइडिया दिया जाएगा कि सब ये गाड़ी देखने में ऐसा 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन जो भी एग्जैक्टली है वो कैलकुलेशन करके पता चलेगा। और बीमा धारक ग्राहक या उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उससे पूछा जाएगा कि साहब आप क्या चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं या पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। ये उनसे पूछना चाहिए, ज़रूरी है। मैं रिकमेंडेशन जो भी अगर एज ए अप्रूव्ड सर्वे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही करूँगा, लेकिन जो अपनी सर्वे रिपोर्ट दूंगा उसमें उनकी इच्छा को भी मेंशन करूँगा। ये चीज़ें उनको सीटीएल जो लॉस है, सीटीएल ऑब्लिक टीएल जो लॉस है या जो भी क्लेम सेटलमेंट का तरीका होगा उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं घर आके साहब जब भी मुझको समय मिलेगा जल्द से जल्द उसकी कैलकुलेशन करूँगा जो भी मैंने सर्वे इंस्पेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग, और एक इंटरिम रिपोर्ट तैयार करूँगा। उसमें मुझे पता चल जाएगा कि ये लॉस से जो रिपेयर खर्च है वो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है या कम है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इंटरिम रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को भेजूँगा, और अगर इंश्योर्ड की मेरे पास ईमेल आईडी होगी तो साथ में सीसी में उनको भी रखूँगा। जो भी बीमा कंपनी से कम्युनिकेशन करूँगा उसमें सब में इंश्योर्ड या इंश्योर्ड के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से उनको सीसी में सब में रखूँगा। यहाँ जो मैं कैलकुलेशन करूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये गाड़ी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज हो या ना हो, सीटीएल क्लेम का निर्धारण करने में मुझे जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा यदि रिपेयर खर्च है तो मेरे लिए वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। ऐसा ही मेरा मानना है कि जो जनरल रेगुलेशन 8 है इंडियन मोटर टैरिफ 2002 का, या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में जो सीटीएल के लिए दिया हुआ है वो यही भाषा में लिखा हुआ है। उसको हम पढ़ भी सकते हैं, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ
A vehicle will be considered to be a constructive total loss where the aggregate cost of retrieval and or repair of the vehicle, यहाँ लिखा है of the vehicle, subject to terms and condition of the policy exceeds 75% of the IDV। यानी यहाँ पर जो भी वाहन है उसकी 75% ऑफ IDV से ज़्यादा रिपेयर खर्च होने पे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या हमारे समाज में, सर्वेयर्स में या बीमा कंपनी में जो एक सोच है, या इवन वर्कशॉप्स में भी, या मोस्टली लोगों में, कि वो इस रिपेयर खर्च को जो ये दिया 75% ऑफ IDV से ज़्यादा, उसको रिपेयर खर्च ना मानकर उसको पार्शियल लॉस बेसिस में जो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी आती है उसको मान लेते हैं। और उनका एक्सप्लेनेशन होता है कि यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन से रिपेयर कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसी में देखेंगे 10 कंडीशन लिखी होंगी और बहुत सारी टर्म्स होंगी कि उस पर साफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, या उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, गलत है, या ये इस तरीके से लाइबिलिटी मैक्सिमम इतना इतना हो सकती है। तो ये लाइबिलिटी के लिए है कि पार्शियल लॉस बेसिस में ऐसे और टोटल लॉस में ऐसे, इस तरीके से लाइबिलिटी होती है। तो ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन रिपेयर खर्च, जो वाहन का रिपेयर खर्च है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत फिक्स ही होगा। हाँ, लाइबिलिटी डिफरेंट हो सकती है बीमा कंपनी की, तो यहाँ बीमा कंपनी की लाइबिलिटी नहीं दी हुई है, वाहन का रिपेयर खर्च दिया हुआ, और टर्म्स एंड कंडीशन में साहब चलाने वाले पे ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं था, पॉलिसी एक कंडीशन का उसने फॉलो किया नहीं किया, उसके वो नशे में तो नहीं था, या और बहुत सारी टर्म्स भी हैं जिनका पालन किया जा रहा है। तो मेरे लिए अगर मान लीजिए 4 लाख की IDV है, कार है वो, और अगर उसमें वो 2015 मॉडल है मान लीजिए, उसमें जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज भी नहीं है, और उसको रिपेयर करने में 3.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और चूँकि 15 मॉडल है तो 40% डेप्रिसिएशन आएगा उस पर, अदर पार्ट्स कैटेगरी, या सामान्यतः मेटल कह देते हैं, मेटल पर, और रबर पर 50, ग्लास पर 0। तो मैं उसमें पार्शियल लॉस मानकर ऐसे क्लेम में बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी की गणना ही नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले उसका जो एस्टीमेट है वो 75% ऑफ IDV से ज़्यादा, मान लीजिए 4 लाख है, 5 लाख है, जो भी है वो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन में जो एस्टीमेटेड लॉस आ रहा है वो 3.5 लाख है। चूँकि मैंने यह कैलकुलेशन कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है या नहीं उसका निर्धारण करने के लिए की है, तो अगर उस कैलकुलेशन में वो CTL फिट है तो मैं फिर पार्शियल लॉस मानकर बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी की गणना नहीं करूँगा, मेरे लिए वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। तो जो मैं अभी सर्वे करने का एक एग्जांपल दे रहा था, तो मैं एक इंटरिम रिपोर्ट दूंगा, उसके लिए अधिकतम 15 दिन का समय, लेकिन मैं 15 दिन नहीं लगाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपना शेड्यूल देखते हुए एक इंटरिम रिपोर्ट बनाऊंगा। उसमें डिटेल्स ऑफ जो डैमेजेस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनको मेंशन करूंगा लगभग, और जो रिपेयर खर्च है वो। लेकिन ये जो मैं पार्ट्स और लेबर जो मेंशन करूंगा अपनी इंटरिम रिपोर्ट में, ये भी मैं अपनी मर्जी से नहीं थोपूंगा, क्योंकि गाड़ी एज ए सर्वेयर मुझे नहीं रिपेयर करनी, गाड़ी वर्कशॉप नहीं रिपेयर करनी है। यदि गाड़ी ऑथोराइज डीलर वर्कशॉप है तो उनके नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, और जो उनके रेट या जो उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो भी उनका स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो वो रिपेयर या जिस चीज़ पे भी कन्विंस होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट तैयार करूँगा। उससे जब 75% ऑफ IDV से ज़्यादा होगी तो मैं उसको इंटरिम रिपोर्ट में बीमा कंपनी को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम के लिए उनको बताऊंगा। और हाँ, इसमें मैं सर्वे के दौरान चूँकि मेजर लॉस है तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन या क्वेरी टाइप से वो भी इंश्योर्ड से करूँगा। एक्सीडेंट के बारे में पूछूंगा, कहाँ हो रहा था, कौन गाड़ी चला रहा था,
कोई अगर मुझे डाउट होगा या कुछ प्रीवियस क्लेम या कुछ प्रीवियस कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी होगी तो मैं इंश्योर्ड से वो इन्फॉर्मेशन लूँगा, इंक्वायरी करूँगा, इन्वेस्टिगेशन करूँगा और इन सब के साथ एक इंटरिम रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को शेयर करूँगा, साथ में उसको इंश्योर्ड को भी कॉपी दूँगा। इन सब में मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बीमा कंपनी से अपनी रिकमेंडेशन के लिए कोई परमिशन नहीं लूँगा कि मैं अपनी जो मेरी इम्पार्शियल इस क्लेम के विषय में जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी मोड ऑफ सेटलमेंट के लिए या बीमा कंपनी की लाइफ, उसके लिए मैं बीमा कंपनी से परमिशन नहीं लूँगा। हाँ, बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करूँगा कि मेरी ये इंटरिम रिपोर्ट है। उसके बाद मैं जो भी 2, 4, 10, 15, 20 दिन जो भी मुझे समय लगेगा, उसके बाद फिर मैं इंश्योर्ड को, जब मेरी इंटरिम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो मैं इंश्योर्ड को बताऊंगा सर मेरी जो ये कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है और मैं इसके लिए रिकमेंडेशन करूँगा और ये सब जो ये साल्वेज होगी, मतलब उनको जो CTL टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट है उसका प्रोसेस उनको बताऊंगा और अपना रोल बताऊंगा। साहब मैं एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, ये वैसे मैं सबसे शुरू में ही बता दूंगा उनको। और ये मैं इंडिपेंडेंटली इम्पार्शली इस क्लेम विषय में रिकमेंडेशन करूँगा, मोड ऑफ सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन करूँगा। और ये बीमा कंपनी मुझसे आप या बीमा कंपनी मुझसे सहमत हों या ना हों, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरी जो होगी वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम रिकमेंडेशन होगी और उस पर बीमा कंपनी मेरी रिपोर्ट के अनुसार डिसीजन लेगी या नहीं लेगी, ये वो उनका निर्णय होगा। जो मेरी सर्वे रिपोर्ट कॉपी होगी वो मैं आपको यानी इंश्योर्ड को भी एक कॉपी उसकी दूंगा। और इसके लिए चूँकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, तो और इस क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जनरल रेगुलेशन 8 में बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी के लिए तो रैक वैल्यू का भी ज़रूरत होगी, उसके लिए कोटेशन की ज़रूरत होगी। तो वो कोटेशन लेते हैं, जो भी कोटेशन आएगी ट्रांसपेरेंटली आपको बताई जाएगी। तो मैं मेल से कुछ वेंडर्स हैं जो ये रैक लेते हैं, रैकेज लेते हैं RC कैंसिलेशन के साथ, तो उसके लिए कोटेशन डालूंगा स्पष्टली, उस गाड़ी की कुछ डिटेल, कुछ फोटोग्राफ्स मेल के थ्रू और RC कैंसिलेशन के साथ रैकेज वैल्यू के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, 1 या 2 या 3 जो भी मेरे पास अवेलेबल वेंडर होंगे। और फिर उसके बाद जब वो वैल्यू आ जाएगी, वो भी जनरली 2, 4, 5 दिन में दे देते हैं, फिर मैं अपनी फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार करूंगा और उसमें IDV माइनस कंपलसरी एक्सेस माइनस रैकेज वैल्यू जो भी है वो बीमा कंपनी की कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में टोटल लॉस बेसिस पे लाइबिलिटी होगी। यदि उसमें कोई टोइंग होगी तो उसे पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत नॉर्मली इसे प्राइवेट कार में 1500 रुपये होती है मैक्सिमम, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे। यदि उसमें रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज होगी तो जो भी RTI या जो भी एड ऑन कवरेज है इस तरीके की, क्योंकि हर कंपनी की कवरेज की भाषा अलग अलग और सेटल करने का तरीका अलग अलग है, तो उस कंपनी की जो भी RTI या जो भी भाषा होगा उसके अनुसार जो भी ऐड होना होगा उसको ऐड करते हुए और लिखूँगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंटली रिकमेंडेशन करूँगा, उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करूँगा और बीमा कंपनी को भेजूँगा, साथ में मेल पे एक कॉपी इंश्योर्ड को भी दे दूँगा। जो कोटेशन होगी वो साथ में जो भी आएगी वो भी शेयर कर दूँगा, बाकी डिसीजन बीमा कंपनी लेगी। तो इस तरीके से मैं एक अप्रूव सर्वेयर का नॉर्मली इस तरीके से ही कार्य करना चाहिए, ये मेरा नज़रिया है। हो सकता है मुझसे लोग इत्तफाक रखें या ना रखें, लेकिन अप्रूव सर्वेयर के लिए ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट सर्वे रेगुलेशन 2015-2020 में जो मेरा नज़रिया इसी तरीके का है कि ट्रांसपेरेंटली कार्य करना चाहिए और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट करना चाहिए
और काम करने के लिए ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ डिफ़ाइन है, किस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो मेरी समझ तो यही है। यहाँ जो कमियाँ आती हैं, अब मैं जो सामान्य कमियाँ हैं उनको बताता हूँ कि एक तो ये देखना चाहिए, बहुत सारे सर्वेयर हमारे देश में सर्वे इंस्पेक्शन जो है वो कभी अक्सर या कभी कभी स्वयं नहीं करते, या तो उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ होता है इसके लिए, एक नॉन अप्रूव्ड सर्वेयर या नॉन एलिजिबल व्यक्ति मैं कह कहूँगा उसके लिए, या जैसे कारपोरेट सर्वेयर फर्म है वो बहुत सारे सर्वे करने के लिए एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं जो कि अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं होते या एलिजिबल अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं होते, उनके थ्रू कराते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। सर्वे को जो भी सर्वे के लिए बीमा कंपनी या इंश्योर्ड ने अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया है तो वो एक अप्रूव्ड सर्वेयर को ही करना होगा। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं एक जगह कार्यक्रम में गया तो वहाँ मुझे मेरे एक मित्र सर्वेयर साहब मिले। उनके साथ एक दिल्ली से एक सर्वेयर साहब आए हुए थे जो थोड़े नेता भी हैं, और वहाँ बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा साहब आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत सारे सर्वेयर स्वयं सर्वे भी नहीं करते हैं, अपनी जगह असिस्टेंट और या उनको जो क्वालिफाइड नहीं है उन लोगों को, मतलब जो एलिजिबल नहीं है उन लोगों को बेचते हैं, गलत है। तो साहब जो मेरे मित्र के साथ सर्वेयर साहब आए थे वो आर्ग्यूमेंट करने लगे, हमें काफ़ी बहस होने लगी, और वो उस चीज़ को कह रहे थे साहब कहीं नहीं लिखा हुआ कि अप्रूव्ड सर्वेयर को स्वयं ही सर्वे इंस्पेक्शन करना है, ये वो उनकी अपनी अपनी दलीलें थी और मैं सर्वे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको कह रहा था। तो मैंने उनको बहुत सारे, लेकिन साहब जो हर आदमी अपने नज़रिए में सही होता है, इसलिए यहाँ मैं भी अपना नज़रिया ही कह रहा हूँ, तो वो नहीं माने। उसके बाद साहब कुछ दिन बाद ही IRDA ने एक राजस्थान के कारपोरेट सर्वे फर्म थी उन पे कुछ लाख की पेनल्टी लगाई। उन्होंने कुछ सर्वे जब IRDA ने इंस्पेक्शन किया तो उनके बहुत सारे सर्वे जो उन्होंने अप्रूव्ड सर्वेयर के द्वारा नहीं कराए थे, तो उन्होंने उसके लिए जवाब भी दिए बहुत उल्टे सीधे। मैं एक यूट्यूब पर वीडियो में पहले बता भी चुका हूँ उसको। तो उसमें IRDA ने कहा नहीं साहब, अप्रूव वो लिमिट का जो IRDA ने लिमिट तय की उससे कम या ज़्यादा का अगर सर्वेयर को अपॉइंट किया गया सर्वे जॉब है तो वो उसका सर्वे इंस्पेक्शन अप्रूव्ड सर्वेयर ही करेगा, और उसके लिए उन पर साहब 5 लाख या कुछ, मुझे भी ठीक से ध्यान नहीं, लेकिन 5 लाख या उससे ज़्यादा जो भी है वो पेनल्टी लगाएगी, और उन्होंने वो पेनल्टी बाद में भरी होगी। तो कहना मेरा ये है कि वो जो एक सर्वेयर साहब दिल्ली वाले थे वो एक लर्नेड सर्वेयर थे, काफ़ी उनकी योग्यता है, लेकिन वो गलत चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे और उसके लिए दलील दे रहे थे। तो यहाँ हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो मेन है अप्रूव्ड सर्वेयर को ही अगर उसे अपॉइंट किया गया है तो उसे स्वयं को सर्वे इंस्पेक्शन करना होगा। जो हमारे देश में बहुत होता है, कोई भी व्यक्ति वर्कशॉप पे जाके चेक कर सकता है कि कौन आदमी सर्वे कर रहा है। यदि किसी का क्लेम है तो वो वर्कशॉप से पता करे, हो सके तो वो स्वयं सर्वे के समय उपस्थित हो और देखे जो उनका सर्वे कर रहा है वो एक एलिजिबल अप्रूव्ड सर्वेयर है या नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। दूसरा जो एक कमी अप्रूव्ड सर्वेयर की तरफ से रहती है नॉर्मली क्लेम्स में, वो कम्युनिकेशन नहीं करते, या जो कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से कर रहे होते हैं उसमें CC में इंश्योर्ड को नहीं रख रहे होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली कार्य होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या असेसमेंट किया, क्या रिकमेंडेशन किया, सर्वे के बाद क्या चीज़ की है, उसकी जानकारी अक्सर अप्रूव्ड सर्वेयर इंश्योर्ड को नहीं देते, जो देनी चाहिए। यहाँ तक कि अप्रूव्ड सर्वेयर इंश्योर्ड के मांगने पर सर्वे रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं देते। बहुत सारे नहीं देते, बहुत सारे दे देते हैं। तो अप्रूव्ड सर्वेयर की जिम्मेदारी है, सर्वे रेगुलेशन में 2 अगर हम देखें ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड सर्वेयर को सर्वे रिपोर्ट की एक कॉपी इंश्योर्ड को देनी होगी। तो ये देनी चाहिए, और अगर आप इंश्योर्ड हैं तो आपको मांग करनी चाहिए
अप्रूव्ड सर्वेयर को ये देनी होगी। अगर नहीं देते तो आप उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी या फर्दर IRDA या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ शिकायत कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत से लोग CTL को एक अलग लॉस मानते हैं और टोटल लॉस को अलग। तो टोटल लॉस जो क्लेम सेटलमेंट का, चाहे वो जनरल रेगुलेशन 8 में या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उसमें 3 में या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है उसके लिए, तो CTL और टोटल लॉस के लिए एक ही तरीके का सेटलमेंट के लिए लिखा गया हुआ है। टोटल लॉस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस भी हो सकता है और एक्चुअल टोटल लॉस भी हो सकता है। ये मैरीन इंश्योरेंस जो है 1963 में आया है, मैरीन इंश्योरेंस एक्ट, उसकी जो एक क्लॉज है 56, वहाँ पर इसकी ठीक से परिभाषा दी हुई है, कोई भी पढ़ सकता है। तो आज का ये जो वीडियो है ये मेरा टोटल लॉस क्लेम्स में मोटर OD इंश्योरेंस टोटल लॉस क्लेम्स के लिए सर्वेयर की भूमिका के विषय में था। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं अगर आपका या आपसे संबंधित किसी व्यक्ति का क्लेम है, और अगर इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा स्टडी कीजिए तो आप अपना वाजिब क्लेम हक बड़ी सरलता से, या मतलब सरलता भी नहीं, मुश्किल से तो लेने में सहूलियत होगी। तो इसी विषय में ये मेरा वीडियो था। अब मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।